Good morning class. Today I am going to teach you about the force acting on moving charge in a magnetic field. यदि कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर किस तरह से फोर्स कार्य करेगा, इसके विषय में हम आपको बताने वाले हैं. कंसीडर ए चार्ज Q is moving in a magnetic field with a speed V. With a speed v, then it is practically observed that force is directly proportional to the magnetic field, and it is directly proportional to the magnitude of the charge. It is practically observed, ये practically आपको ये मिला है. Force is directly proportional to the strength of magnetic field and directly proportional to the magnitude of charge and directly proportional to the velocity perpendicular to the direction of magnetic field. V जो उसका perpendicular component along the direction of magnetic field ये होता है V sin theta. कंबाइनिंग दीज वी गेट, इनको अगर हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग वी गेट यह प्रोपोर्शनल टू क्यू वी वी साइन थीटा. टेकिंग ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वी गेट एफ इक्वल टू के क्यू VB sin theta, and value of K is K equal to 1, F equal to Q VB sin theta. This is the magnetic force acting on a charge moving in magnetic field V विथ ए स्पीड v. यहाँ से आपका जो कंक्लूजन निकलता है ये है आपका फोर्स एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा. इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यदि आपका थीटा 0 है या 180 डिग्री है, एफ एम इक्वल टू 0. थीटा की वैल्यू अगर 0 या 180 रखते हैं, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन क्यू वी बी एंड साइन थीटा. इन पर किस तरह से डिपेंड करता है? फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0 और 180, देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा साइन 0 इक्वल टू 0, मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स 0. इसका मतलब होता है इफ चार्ज मूव्स along the direction of magnetic field parallel to the magnetic field or anti-parallel to the magnetic field, then Fm magnetic force equal to 0. Parallel to this implies that if charge moves in the direction parallel or anti-parallel to magnetic field, Fm इक्वल टू 0. अगर चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग या उससे पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करता है तो नेट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है. इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कोई कंडक्टर दे दिया, उसके अलॉन्ग आपका चार्ज मूव कर रहा है तो फोर्स आपका 0 होता है. दूसरा, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन है कि यदि कोई चार्ज रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है. आपको दिया गया क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट फोर्स विल एक्ट, देन फोर्स इज 0. V equal to 0, Fm equal to 0.
कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट की स्थिति में है तो उस पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करता है, इस तरह से। और तीसरा है कि यदि वो न्यूट्रल कोई पार्टिकल है, कोई न्यूट्रल पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, Q बराबर 0 है, तो मैग्नेटिक फोर्स आपका 0 होता है। कोई न्यूट्रल पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, जैसे आपका न्यूट्रॉन है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, आपसे पूछा जाए कि उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो उस पर कार्य करने वाला जो फोर्स है वो 0 होगा। ये कंडीशंस है जिसमें फोर्स की किस तरह से काम करता है। पहली कंडीशन है कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तो फोर्स 0 होगा। यदि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में स्थिर है, स्टेशनरी स्टेट में है, यानी V = 0, तो भी उसका मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। और यदि कोई न्यूट्रल पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो भी उस पर जो है वर्क करने वाला फोर्स 0 होता है, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं होता है। इस तरह से अगर ये इसकी डायरेक्शन हम कैसे ज्ञात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स यूनिट भी आपसे पूछी जाती है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे ज्ञात करते हैं, इस फार्मूले से मैग्नेटिक फोर्स Fm = QVB sin थीटा। तो यहाँ से V को हम ऑब्टेन करते हैं Fm/QV sin थीटा। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और Q को हम लिख सकते हैं I/T। ये आप जानते हो, Q का फार्मूला AT, चार्ज = करंट × टाइम, AT हो जाता है। V वेलोसिटी को LT-1 लिखते हैं और साइन थीटा आपका हो जाता है, साइन थीटा इज ए डायमेंशनलेस, दिस बिकम्स न्यूटन, और T आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 - 1, न्यूटन अपान आपका एम्पियर और L, दिस इज न्यूटन एम्पियर -1 और L है आपका मीटर -1, एंड 1 न्यूटन ये इसकी यूनिट होती है, और 1 न्यूटन एम्पियर -1 मीटर -1 = 1 टेस्ला, इसकी यूनिट होती है टेस्ला। इस तरह से हमने आपको बताया कि फोर्स किस तरह से कार्य करता है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे इसका यूनिट ज्ञात करते हैं और इसकी डायरेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं। जो फोर्स वर्क करता है इसकी डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए सबसे आसान रूल जो हम अप्लाई करते हैं वो राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग ये सबसे इजी होता है, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अप्लाई करके कंडीशंस। तो राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ की हथेली का नियम, हिंदी में इसको राइट हैंड पाम रूल। कंसीडर ये मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये नीचे की तरफ प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड अगर डायरेक्टेड है अंदर की तरफ, ये फिंगर्स आप अंदर की तरफ आप अगर अपना करते हैं इन द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड ये पार्टिकल एंटर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन along as shown in the figure, और तो फोर्स किस दिशा में काम करेगा हमने आपको बताया। कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड B इज डायरेक्टेड इनवर्ड डायरेक्शन टू द बोर्ड, ऐसे इसको हम Z एक्सिस भी मान सकते हैं।
and thumb represent the direction of velocity, then force acts in the direction perpendicular to the palm. हम अपने दाएं हाथ को इस तरीके से फैलाएं कि जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हो, इस तरीके से, और जो वेलोसिटी है वो थंब की डायरेक्शन में हो। तो फोर्स जो काम करता है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इस तरह से आपकी डायरेक्शन होती है फोर्स एफ एम। इसके डायग्राम को आप खींचना चाहें तो ये आपका मान लीजिए कि जेड एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस, velocity is along y axis, then force is along x axis, इस तरीके से। और this is the plane of perpendicular to the plane of board। तो सबसे कहीं भी आपको अप्लाई करना हो तो फिंगर्स को आप इस तरह से करेंगे। फिंगर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। आप पॉजिटिव पार्टिकल, ये भी ध्यान देना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव पार्टिकल की हो। मैग्नेटिक फोर्स इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पाम। तो ये हाथ जो आपके हथेली के परपेंडिकुलर होता है। एक्सिस के लिए आप दिखाएंगे और ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं अगर क्यू वी बी साइन थीटा। We can write this Q. V sin theta is vector product of V and V. This is written as V cross V. V cross V because V sin theta is vector product of V and V. तो इसलिए ये जो है जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V and B। जिस प्लेन में V और B होंगे उसके परपेंडिकुलर होता है। अगर ये आपका किसी भी प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, तो ये आपका इस परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। एंड यू कैन फाइंड आउट फोर्स बाय राइट हैंड पाम रूल। अब इस फोर्स के अंतर्गत पार्टिकल का मोशन कैसे होता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोशन ऑफ द पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इसके मोशन के लिए आप देखिए, और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोशन ऑफ द पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये मान लीजिए कि आपका मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने दिखाया एक्टिंग इनवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ये अंदर की तरफ बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्टेड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और ये आपको ऐसे दिखाया गया है इनवर्ड डायरेक्शन। कोई पार्टिकल अगर इसके परपेंडिकुलर मूव करता है, एज द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन पार्टिकल डिस्क्राइब ए सर्कुलर मोशन। किसी भी पार्टिकल की अगर इस तरह से वेलोसिटी है, आप देखिए ये मान लीजिए कि मूव कर रहा है और फोर्स अगर परपेंडिकुलर लग रहा है, इस फोर्स के अकॉर्डिंग ये हॉरिजॉन्टल या कोई स्ट्रेट लाइन मोशन इसमें नहीं होगी, और इस हर पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर होगा। तो अंडर दिस इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स पार्टिकल डिस्क्राइब ए सर्कुलर मोशन। मैग्नेटिक फोर्स आप समझिए, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। आपको इस और आसानी से अगर समझें, इस तरीके से अगर वेलोसिटी पार्टिकल एंटर करता है तो फोर्स हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, और ये इस फोर्स के कारण जो है ये एक सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करता है। देयर इज नो स्ट्रेट लाइन मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन जब डिस्क्राइब करता है इस तरीके से, एक सर्कुलर पाथ पर ये घूमने लगता है ऐसे। एंड दिस फोर्स, दिस मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड ये सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी फोर्स के कारण वो घूमता है
जो मैग्नेटिक फोर्स ही इसको घुमा रहा है, और दिस फोर्स प्रोवाइड ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फोर्स F एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज QVV sin theta. This is magnetic force. As theta equal to 90 degree, if particle enters perpendicular direction of the magnetic field, then QVB sin 90 equal to 1. ये कंडीशन मोशन आपकी दिखाई जा रही है। कंसीडर ए पार्टिकल enters in the magnetic field perpendicular to its direction, then force is always perpendicular to the direction of motion, therefore it describes a circular motion. यदि कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है, उस पर जो फोर्स काम करता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, और इस परपेंडिकुलर मोशन, परपेंडिकुलर फोर्स के कारण इसमें कोई स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होती है, और ये एक सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करता है। और ये फोर्स जो होता है इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसी फोर्स के कारण वो सर्कुलर मोशन में है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स Fm इक्वल टू mv²/r, ये हम जानते हैं, where r is the radius of circular path. This force provides centripetal force. Therefore, from equation 1 and 2, QVB ये आपका हो जाता है QVB इक्वल टू mv²/r, where r is the radius of the circular path. इससे हम इसको करेक्ट करते हैं तो ये आपका आ जाता है, यहाँ से अगर हम इसकी रेडियस को कैलकुलेट करते हैं, r इक्वल टू रेडियस कैलकुलेट करते हैं r इक्वल टू mv/qv। ये होता है रेडियस को आपको अगर कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ आपका mv बचता है और ये आपका qv। तो यहाँ से आप देखते हैं कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें आपके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल का मास ज़्यादा है तो उसकी जो आपकी रेडियस होगी सर्कुलर पाथ की वो ज़्यादा होगी। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मूव कर रहे हैं तो किसकी रेडियस ज़्यादा होगी सर्कुलर पाथ की? तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन की जो रेडियस होगी वो ज़्यादा रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर वो रिवॉल्व करेगा। और इसको ऐसे भी लिखते हैं कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक चार्ज मास। ये रेशियो जो होता है स्पेसिफिक चार्ज रेशियो टू मास। और ये अगर फील्ड अगर स्ट्रांग है तो रेडियस उसकी कम होगी, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर ये इसका हम टाइम पीरियड निकालें, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग ऑफ द पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो आप जानते हो टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप ये जानते ही हो डिस्टेंस, अगर इसका टाइम पीरियड निकालें तो टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को टी से लिखा गया है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल या वन रिवोल्यूशन। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आप जो है इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 2πr, वन साइकिल में कंप्लीट वन साइकिल, दिस इज 2πr, और स्पीड इसकी v है। इस तरीके से r की वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये हो जाता है 2πmv। 2πr की वैल्यू रखते हैं
एम वी अपान क्यू वी, और 2 पाई आर की वैल्यू हो गई है, और अपान वी, तो वी से वी आपका कैंसिल हो जाता है, ये होता है 2 पाई एम अपान क्यू वी। ये होता है टाइम पीरियड, इसका ज्ञात करने का फार्मूला है। टाइम पीरियड और इसकी अगर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है तो t इक्वल टू फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1 अपान टी, दिस इज क्यू बी अपान 2 पाई एम। यहाँ हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस। ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। कोई भी पार्टिकल की अगर डिफरेंट वेलोसिटीज से वो अगर रिवॉल्व करते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी एक ही होगी, फ्रीक्वेंसी भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। और ये क्यों नहीं डिपेंड करता है? अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो रेडियस उसी रेशियो में बढ़ जाती है, जो आप रेडियस का फार्मूला आपने लिखा था, और वो उसके इंक्रीजिंग इफेक्ट को कैंसिल करती है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर हम रेडियस को या वेलोसिटी को डबल कर दें, फ्रीक्वेंसी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर डबल कर दें तो फ्रीक्वेंसी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन फ्रीक्वेंसी। किसी भी पार्टिकल की, मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज करने से उसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 2-3 चीज़ें जो आपसे पूछी जाती हैं। अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है तो आप इस तरीके से ज्ञात करते हैं रेडियस और टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। अगर पार्टिकल किसी एंगल पर परपेंडिकुलर ना हो करके, इफ पार्टिकल एंटर एट एनी एंगल, इफ पार्टिकल एंटर, ये आपकी केस है, केस 2 मान लीजिए, इफ पार्टिकल एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड, enters in the magnetic field with any angle theta, किसी भी एंगल पर अगर वो आपका एंटर करता है, परपेंडिकुलर एंटर नहीं करता है, इफ पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर ना होकर के अगर तब क्या होगा, तो आपका ये जो फार्मूला है T इक्वल टू, ये R आपने ज्ञात किया है। यहाँ सबसे पहले R ज्ञात करें। R आपका था एम वी अपान क्यू वी, ये R है। जब किसी एंगल पर परपेंडिकुलर ना करके किसी एंगल पर अगर वो इंटर करता है तो यहाँ हम ले लेते हैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का एम वी साइन थीटा अपान क्यू वी। आप यहाँ देखिए, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो मोशन के लिए जिम्मेदार नहीं है। केवल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ही जो है सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट एम वी साइन थीटा अपान क्यू वी लेते हैं। और अब जब आप इसका टाइम पीरियड ज्ञात करते हैं, टाइम पीरियड जब आप ज्ञात करते हो तो 2 पाई आर अपान वी, और आर की वैल्यू आप यहाँ से जब रखते हो तो हो जाता है एम वी साइन थीटा अपान क्यू वी, और ये अपान वी आपकी आर की वैल्यू हो गई, ये हो गया आपका 2 पाई भी आप बोल रहे हैं, 2 पाई आर की वैल्यू रख दिया, आर की वैल्यू यहाँ से एम बी साइन थीटा अपान क्यू वी अपान वी, वी से वी कैंसिल हो जाता है, ये होता है 2 पाई एम साइन थीटा अपान क्यू वी। ऐसी कंडीशन में जो पथ है इसका, जो सर्कुलर
और जिस सर्कुलर पथ है ये सर्कुलर ना हो करके ये हेलिकल होता है। हेलिकल का मतलब जो होता है वो इस तरीके से होता है, ना कि सर्कुलर। और ये हो जाता है ऐसे, ये सर्कल ना हो करके हेलिकल हेलिकल होता है इस तरह से। इलेक्ट्रिकल पाथ आप समझिए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर ना एंटर करके किसी पार्टिकुलर एंगल पर एंटर करता है तो उसका पथ कैसा होता है? तो आपका आंसर होगा हेलिकल होता है, ना कि सर्कुलर। ऑप्शन में दे सकते हैं सर्कुलर, हेलिकल, स्ट्रेट लाइन, तो आपने लिखना है हेलिकल होता है। ये पाथ हेलिक्स के शेप में होता है, हेलिक्स, और इसको हेलिकल कहेंगे, हेलिकल पाथ। तो इस तरह से। और एक और चीज आपका होता है पिच। क्या होती है पिच? नेक्स्ट चीज आपसे पूछी जाती है, फाइंड द पिच ऑफ हेलिकल पथ। पिच जो है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना होता है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये इस तरह मूव करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में कितना मूव करता है। तो डिस्टेंस पैरेलल टू, ये होता है डिस्टेंस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पिच। पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जो पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम पिच कहते हैं। और इस तरह से पिच ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे क्या, इस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड आपकी है v cos थीटा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो स्ट्रेट लाइन मोशन इसके पैरेलल होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल कंपोनेंट उसके सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो स्पीड आप लिखते हैं v cos थीटा, और t की वैल्यू आपने यहाँ से ऑब्टेन किया। तो इस तरह से पिच ज्ञात करने के लिए हमने जो है इसकी स्पीड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आपको ज्ञात करना है। जो पैरेलल आपका मूवमेंट होता है, पैरेलल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वही उसकी पिच होती है। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया गया है। टाइम आपका जो है यहाँ से इसका टाइम पीरियड, एक पूरे साइकिल का टाइम पीरियड 2πm/v क्यूबी लिया गया है। और इस तरह से हो जाता है 2πm v cos theta upon qv। दिस इज द पिच ऑफ द मूविंग बॉडी, मूविंग पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने आपको पॉइंट आउट किया है कि किस तरह से इसका पथ होगा, किस तरह से रेडियस होगी और कैसे फोर्सेस काम करते हैं। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।